बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे काजेज़ ऑफ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस अकर्स ड्यू टू डिसफंक्शनिंग ऑफ आउटर एयर एंड मिडल एयर। आउटर एयर और मिडल एयर में अगर प्रॉब्लम हो तो उससे जो हेयरिंग लॉस होता है उसे हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की जो रेंज होती है वो 20 dB टू 70 dB तक होती है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एयर है इसके 3 पार्ट्स हैं, आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर। आउटर एयर में पिन्ना आता है और ऑडिटरी कैनाल आती है, और मिडल एयर में हमारी जो है ना टाम्पैनिक मेम्ब्रेन आती है, जुस्टेशन ट्यूब आती है और ओसिकल्स, 3 बोन्स, मैलिस, इनकेस और स्टेपीज ये आती है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो उससे जो हेयरिंग लॉस होता है उससे हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। तो आप बात करते हैं कि ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस क्यों होता है, किस वजूहात की बिना पर होता है। तो उसमें नंबर 1 प्रोट्रूडिंग एयर। इसमें जो हमारा जो पिन्ना है वो साउंड्स को प्रॉपर तौर पर कैच नहीं कर पाता, इस वजह से बच्चे का हेयरिंग लॉस होता है और उसको हम प्रोट्रूडिंग एयर कहते हैं। नंबर 2 अनोशिया। इसमें मिसिंग द पिन्ना इज़ कॉल्ड अनोशिया। जो है ना बाज़ ये होता है कि ये पिन्ना मौजूद नहीं होता, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम अनोशिया कहते हैं और इससे जो हेयरिंग लॉस होता है उससे हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। नंबर 3 माइक्रोशिया। स्मॉल साइज ऑफ ऑरिकल इज़ कॉल्ड माइक्रोशिया। अब इसमें बाज़ ऐसा होता है कि ये जो पिन्ना है इसका जो साइज़ है ये बिल्कुल स्मॉल होता है, छोटा सा होता है जो है ना पिन्ना, तो इस कंडीशन को हम माइक्रोशिया कहते हैं और इससे जो हेयरिंग लॉस होता है उससे हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। ठीक है, ओरल अट्रीसिया नंबर 4 जो है ना बाज़ ये होती है कि हमारी जो ये ऑडिटरी कैनाल है ये प्रॉपर तौर पर डेवलप ही नहीं होती, तो उससे जो हेयरिंग लॉस होता है उससे हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं और इस कंडीशन को हम ओरल अट्रीसिया कहते हैं। और स्टेनोसिस, बाज़ ये जो ऑडिटरी कैनाल जो हमारी है ये इसका साइज़ तंग हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम स्टेनोसिस और इससे जो लॉस होता है उससे हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। एयरवैक्स। अब हमारे जो ऑडिटरी कैनाल है इसके अंदर जो है ना ग्लैंड्स होते हैं जो वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। अब जो वैक्स होती है वो इसके लिए मुफीद होती है। बाज़ औक़ात जो ग्लैंड्स होते हैं वो वैक्स कुछ ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से अगर वैक्स ब्राउन हो, कलर की हो, तो उसको आसानी से निकाला जा सकता है। और अगर उसकी कलर चेंज हो जाए यानी कि ब्लैक कलर की हो जाए और यहाँ जो है ना वैक्स और वो ब्लैक कलर की हो जाए और हार्ड हो जाए तो उससे फिर हेयरिंग लॉस होता है। और इस कंडीशन जो होता है ना ये एयरवैक्स की वजह से हेयरिंग लॉस होता है। ये तकरीबन 5 dB टू 10 dB तक होता है और उसे हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नंबर 7 फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द कैनाल। बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि बच्चे जो है ना अपने कान के अंदर कोई बंटी वगैरह डाल देते हैं या कोई और चीज़ कान के अंदर डाल देते हैं और वो कान में फंस जाए और उसको निकालने के लिए जब उसको निकाला जाता है तो वो ऑडिटरी कैनाल को ज़ख्मी कर देता है, जिससे हेयरिंग लॉस होता है और उस कंडीशन को हम फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द कैनाल कहते हैं और उससे जो हेयरिंग लॉस होता है उसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 8 आता है परफोरेशन ऑफ एयर ड्रम। हमारा जो टाम्पैनिक मेम्ब्रेन है जो आउटर और मिडल एयर को सेपरेट करता है तो उसमें होल हो जाता है, तो उससे हेयरिंग लॉस होता है। तकरीबन 30 dB तक हेयरिंग लॉस होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है टाम्पैनिक मेम्ब्रेन के होल के ऊपर। होल का साइज़ जितना बढ़ता जाएगा लॉस भी बढ़ता जाएगा। अगर प्रॉपर तो मुकम्मल जो है ना टाम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है तो उससे जो हेयरिंग लॉस है वो बच्चा जो है ना डेफनेस में फिर चला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ओटाइटिस एक्सटर्ना। इसको हम स्विमर्स एयर भी कहते हैं। ये तैराकी का शौक़ रखने वाले जो लोग होते हैं वो इस कंडीशन का शिकार होते हैं। जब वो तैराकी करते हैं तो कान के अंदर